Hello everybody, I welcome you all to this video lecture. Today we will discuss about the chapter which is the neural control and coordination. Okay, तो इस चैप्टर को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट, न्यूरॉन्स और उसके इम्पल्स कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा ह्यूमन ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं लाइक आईज एंड ईयर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली विल स्टार्ट the first part of this chapter, that is the human neural system. So let us start that is the nervous control or we can say neural control. chapter का नाम है neural control and coordination. neural control and coordination. okay, so इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। हालांकि जो न्यूरल सिस्टम है वो हर एक वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स में भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन वो काफ़ी सिंपल होता है। जैसे अगर हम हाइड्रा की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि देखिए जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी छोटी है। ठीक है, उनका जो बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए हम कह सकते हैं एक वी कैन से सिंपलर नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे न्यूरॉन्स काफ़ी सिंपल होते हैं। ओके, इंसेक्ट में थोड़े न्यूरॉन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और वो ब्रेन को इंडिकेट करते हैं, लेकिन जब हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है that is composed of 2 types of system. 2 types of system. First is the central nervous system, and second is the peripheral nervous system, peripheral nervous system. So central nervous system includes brain and spinal cord, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। जबकि हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे जो भी न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होते हैं उनको हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, इसको हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेन से एसोसिएटेड न्यूरॉन्स क्या हैं, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं स्पाइनल नर्व्स। आप बताइए हमारी बॉडी में कितने क्रेनियल नर्व्स हैं? 12 पेयर्स होते हैं। और स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी बॉडी में कितने नर्व्स हैं तो आप बताओगे 86, बिकॉज दिस इज द 43 पेयर्स हो जाएगा ये आपका 43 पेयर्स, दैट मीन्स कि 86 नर्व्स हैं। ओके, फिर देखिए हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को, इसको 2 पार्ट में, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे 2 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं, या हम ऐसे कह दें पीएनएस को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं। 2 फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स के बेसिस पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो देयर आर 2 फाइबर्स। फर्स्ट इज द एफरेंट फाइबर, ठीक है, एंड सेकेंड इज द ईफरेंट फाइबर्स। जो एफरेंट फाइबर्स होता है, ओके, जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं उनमें आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी मीन्स कि दे ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी पार्ट से या वी कैन से रिसेप्टर से कहाँ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्सेस को भेजते हैं इन फाइबर की हेल्प से। और जो ईफरेंट फाइबर होते हैं इसमें मोटर न्यूरॉन्स आते हैं और वो क्या करते हैं, ये करते हैं सीएनएस से इम्पल्स को इफेक्टर ऑर्गन तक भेजते हैं। ठीक है ना, इफेक्टर ऑर्गन, या हम कह सकते हैं दिस इज द इफेक्टर ऑर्गन। ओके,
यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो देखिए पीएनएस में के फाइबर्स दो टाइप के हो गए। सेंसरी मतलब जो बॉडी पार्ट से कहाँ लेके गए, सीएनएस तक इम्पल्स को, ओके, या वी कैन से जो भी हमारा जो भी इम्पल्स है वो बॉडी पार्ट से कहाँ गया, सीएनएस तक। और सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन्स तक कौन किसकी हेल्प से आएगा, इफरेंट फाइबर की हेल्प से आएगा। उसके बाद अगर हम इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्दर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आई एम गोइंग टू रब दिस। पहला है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है तो आप इसको स्किप नहीं करना। और दूसरा है ऑटोनॉमस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में डिफरेंस ये है कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, ओके, इम्पल्सेस कहाँ से आएंगे और किसको जाएंगे, इसको अच्छे से समझना है। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूंटरी एक्शंस, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्सेस आएंगे सीएनएस से। बात को बहुत अच्छे से समझना, स्केलेटल मसल तक। कहाँ आएंगे, स्केलेटल मसल तक, ठीक है। इम्पल्स कहाँ से कहाँ आएगा, सीएनएस से स्केलेटल मसल तक आएगा। दैट मीन्स कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होता है, ये वॉल्यूंटरी होता है। जबकि जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे जो इम्पल्स होगा वो सीएनएस से आएगा, इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स या फिर स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ। अब आपको पता है कि जो स्मूथ मसल होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो यहाँ पे वॉल्यूंटरी ऑर्गन्स, ये क्या है, वॉल्यूंटरी कंट्रोल में है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में है। तो एक बात बताओ, अगर कोई वी कैन से सिस्टम इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में है तो वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, कभी वो कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझेंगे कि जो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो आई एम गोइंग टू रब दिस, आप ध्यान से देखिएगा। जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसमें इसको हमने अगेन इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है, दिस इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अब देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारी बॉडी, ये कब एक्ट होता है इसको समझते हैं। ये ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन, कोई भी स्ट्रेस कंडीशन है या एक्साइटमेंट की कंडीशन है, तो वहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ द सिंपैथेटिक। तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी। सो ये एनर्जी लॉस करने वाला सिस्टम है। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, वो जो भी स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है, जो भी एडवर्स कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन लाइक एंगर हो गया, ठीक है, फियर हो गया, रेज हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। जो इमोशनल बिहेवियर्स हो गया, सेक्सुअल बिहेवियर्स हो गया, मतलब जितने भी स्ट्रेस कंडीशन है वहाँ पे, या एक्साइटमेंट की कंडीशन है वहाँ पे हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। और उसको फिर नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये जो भी चीज़ें, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, वी कैन से कि हमारी बॉडी एक्साइटेड कंडीशन में है, तो उसको क्या करेगा, नॉर्मल करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। अब जैसे कहने का मतलब, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ। जैसे क्या होता है, आइज़ की प्यूपिल, ठीक है, हमारा जो प्यूपिल है उसका डायमीटर कंट्रोल होता है ना, डायमीटर चेंज होता है, प्यूपिल डायलेट होती है, प्यूपिल क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल के डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
प्यूपिल डायलेशन, ठीक है। जो प्यूपिल डायलेट होता है वो किसकी वजह से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब प्यूपिल डायलेट हो गया तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के लिए, या जो हम कह सकते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, अब एक बात बताओ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, सलाइवेशन, ठीक है, सलाइवा का जो प्रोडक्शन है, या वी कैन से कह सकते हैं जो सलाइवेशन है वो सलाइवेशन को इनहिबिट करता है कि उसको वी कैन से सलाइवेशन को क्या एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखिए एक एग्जांपल से समझिए, जैसे सपोज करिए कि आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है नीट का और कल रिजल्ट आने वाला है, कल भी आ गया, कल आ गया तो आपको क्या होगा, रिजल्ट अभी 1 घंटे में आने वाला है, तो उस टाइम आपकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रेस कंडीशन में होती है। दैट मीन्स कि कौन सा सिस्टम एक्ट कर रहा है इस टाइम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में उस टाइम आपकी बॉडी में क्या होता है, सलाइवेशन होता है या सलाइवेशन इनहिबिट होता है, सलाइवेशन इनहिबिट होता है, ठीक है, पहली चीज़। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवेशन को क्या करती है, इनहिबिट करती है। क्यों सलाइवेशन इनहिबिट होता है ये बताइए मुझे, क्योंकि आपको भूख लगती है, डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, इनहिबिट होते हैं, या डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन एक्टिवेट होता है, प्रोडक्शन होता है, बताइए मुझे। डाइजेस्टिव सिस्टम, वी कैन से कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको भूख लगती है, अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, मतलब उस टाइम आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो और आपको भूख लगना बंद हो जाती है। दैट मीन्स कि डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं उनका प्रोडक्शन इनहिबिट होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस के प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर से, अगर रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट आ गया, आपने क्वालिफाई कर लिया, तो क्या हुआ, आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, मतलब ये एक्ट करने लग जाएगा। तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, और आपका सलाइवेशन भी स्टार्ट हो जाएगा और डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, भूख लगना भी स्टार्ट हो जाएगी, और हम कहेंगे कि जो डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बताइए मुझे क्या होने जा रहा है, सलाइवेशन को इनहिबिट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं इसको अब एकदम ध्यान से जो है एक बार मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहली चीज़ हमने अभी आपको बताया कि जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स somatic neural system and autonomic neural system. ओके, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस एंड पीएसएनएस। ओके, तो और पीएनएस को में 2 तरीके के फाइबर्स हैं, पहला क्या है, एफरेंट फाइबर, और दूसरा क्या है, इफरेंट फाइबर। ओके, तो हमें पता है कि जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है ये बॉडी इम्पल्सेस को बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, ये इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यहाँ पे हमने सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या बताया, ये इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक लेके आते हैं, मतलब वॉलंटरी एक्शन है इसका। और जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वी कैन से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक लेके आते हैं, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये स्ट्रेस कंडीशन, ये बॉडी को एक्साइटेड कंडीशन में लेके जाता है। ओके, और यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होती है, ये नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करता है, और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग पढ़ेंगे
ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के यूनिट को, दैट इज़ द न्यूरॉन। तो पहला हम लोगों ने स्टार्ट करा है, दैट इज़ द न्यूरॉन्स। अब देखिए न्यूरॉन्स को समझने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम देखते हैं कि एक न्यूरॉन मैंने बनाना है। यहाँ पे एक न्यूरॉन मैंने बना दिया, बस समझने के लिए, या मैं कुछ इस तरीके से बना दूं। ये मैंने एक न्यूरॉन बना दिया। ये जो न्यूरॉन्स की एंडिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। बहुत डिटेल नहीं, जल्दी जल्दी इसको समझना है, ठीक है ना। अब मैंने ये क्यों बनाया मैं भी आपको बताऊंगी। अब देखिए न्यूरॉन्स में अगर हम देखें तो देयर आर 3 पार्ट्स, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पार्ट है, दिस इज द डेंड्रॉन्स, या फिर डेंड्राइट्स लिख देते हैं यहाँ पे, डेंड्रॉन्स। और दूसरा पार्ट है सेल बॉडी, और तीसरा पार्ट है दिस इज द एक्सॉन। ओके, तो चलिए फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द सेल बॉडी। व्हाट इज द सेल बॉडी? अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये जो है दिस इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी, या इसी को हम सोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा कहते हैं। ओके, सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। तो न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल है, निसल्स ग्रेन्यूल। ये जो निसल्स ग्रेन्यूल है, दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स कि यहाँ पे राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है। अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ राइबोसोम भी लगे हैं। तो इनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो देखिए न्यूक्लियस हो गया, निसल्स ग्रेन्यूल हो गया, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये है हमारा, दैट इज़ द साइटोन या सेल बॉडी। साइटोन भी कह सकते हैं इसको, या सेल बॉडी कह सकते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा डेंड्रॉन्स। ये जो इसके प्रोसेसेस हैं इनको हम लोग डेंड्रॉन्स कहते हैं, और डेंड्रॉन्स से भी कुछ प्रोसेस निकले रहते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्रॉन्स के बारे में ये जानना है आपको कि जो सेल बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं उनको डेंड्रॉन कहते हैं, और इनमें भी निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो निसल्स ग्रेन्यूल यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब डेंड्रॉन के पास एक एडिशनल और स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द, वी कैन से, रिसेप्टर्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, ये हमारा एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है, नर्व एंडिंग हो गई, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, नर्व एंडिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूरॉन्स आपस में अटैच्ड होते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे सिनेप्स से यहाँ पे क्या रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये जाके अपने अगले वाली मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन है? एक्चुअली दिस इज द डेंड्रॉन, ठीक है। ये डेंड्रॉन है, और इनके रिसेप्टर्स जो होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे? डेंड्रॉन्स पे पाए जाते हैं। तो डेंड्रॉन्स के पास क्या होते हैं? दैट इज द लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, या वी कैन से रिसेप्टर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिसेप्टर कहाँ होते हैं? डेंड्रॉन पे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, 2 चीज़ समझ लिए। अब हम लोग तीसरा समझते हैं, दैट इज़ द एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या है? एक्सॉन ये सेल बॉडी के आगे की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन 2 तरीके की हो सकती है, ये माइलिनेटेड भी हो सकती है और नॉन माइलिनेटेड हो सकती है। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अब हम देखेंगे कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहाँ होती है। माइलिनेटेड का मतलब दैट इज कवर्ड विद द माइलिन शीथ, ठीक है। ये माइलिन शीथ से कवर्ड होती है। देखिए दिस इज द माइलिन शीथ। ये क्या है? माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ।
और माइलिन शीथ ये क्या है, स्वान सेल है, दिस इज द स्वान सेल, स्वान सेल। और माइलिन शीथ जो होती है वो बीच बीच में ब्रेक होती है, जगह जगह पे ब्रेक होती है, दैट इज नॉट द कंटिन्यूअस शीथ, ये ब्रेक होती है और इस ब्रेकिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं दैट इज द नोड ऑफ रैनवियर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। जहाँ पे ये ब्रेक होती है उसको हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। सो दिस इज द नोड ऑफ रैनवियर, जहाँ पे ये ब्रेक है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अब देखिए तो मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है, माइलिन शीथ है। हाँ, माइलिन शीथ मैं लिपिड पढ़ाते टाइम आपको बताई थी, ये किसका बना हुआ है, लिपिड्स का बना होता है। ठीक है, माइलिन शीथ किसका बना होता है, लिपिड का। और वो कौन सी लिपिड होती है, स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन। क्योंकि जब लिपिड आप पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है सम कॉम्प्लेक्स न्यूरल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द सम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरल टिश्यू। सो न्यूरल टिश्यूज के माइलिन शीथ में जो कॉम्प्लेक्स लिपिड है दैट इज द स्फिंगोमाइलिन। ओके और लिपिड क्या होता है, वाइट होता है, लिपिड वाइट होता है, इसलिए जहाँ तक न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होती हैं वो वाइट अपीयरेंस देती हैं। इसीलिए एक्सॉन वाला पार्ट न्यूरॉन का वाइट दिखता है, जबकि सेल बॉडी वाला पार्ट ग्रे दिखता है। ठीक है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर मैं आगे आपको बताऊंगी। ग्रे मैटर का मतलब जहाँ तक सेल बॉडी वाला पार्ट है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, और जहाँ तक एक्सॉन वाला पार्ट है उसको हम वाइट मैटर कहते हैं। क्योंकि एक्सॉन अगर माइलिनेटेड है तो वो लिपिड का बना होगा और लिपिड की वजह से ही वाइट दिखता है। ओके, यू गॉट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट। हमने ये भी बताया था कि क्योंकि माइलिन शीथ लिपिड का बना हुआ है तो लिपिड चार्ज को इंसुलेट करते हैं। जब इम्पल्स कंडक्शन होगा ना, जब इम्पल्स कंडक्शन होता है तो चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रेवल करते हैं। क्योंकि लिपिड जो है वो चार्ज का इंसुलेटर है, उसको इंसुलेट करता है, इसलिए चार्ज एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करता है। क्योंकि जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है वहाँ से डायरेक्ट दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक चार्ज जंप करता है। इसको हम लोग कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से ही नर्व इम्पल्स फास्ट कंडक्शन हो पाता है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न मैं आपको लिपिड वाले टॉपिक में बता चुकी हूँ। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल मैं बता रही हूँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। जबकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, सोमैटिक नर्व। बताइए किस में इम्पल्स कंडक्शन फास्ट होगा, माइलिनेटेड में होगा, क्योंकि माइलिन शीथ होती है और माइलिन शीथ जगह जगह पे ब्रेक होती है तो वहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन होता है, चार्ज की जंपिंग होती है। ओके, तो दैट इज द वी कैन से इम्पल्स कंडक्शन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स देन द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ये तीन पार्ट आपको समझ में आ गया। एक्सॉन के एंडिंग को हम लोग कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल या सिनैप्सिस। क्या कहते हैं, सिनैप्सिस कहते हैं। ठीक है, सिनैप्सिस। तो जो एक्सॉन एंडिंग है, एक्सॉन टर्मिनल इज कॉल्ड एज सिनैप्स, दैट इज द नॉब लाइक स्ट्रक्चर। एक चीज़ आपको ये जानना है कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं। ओके, एक्सॉन में क्या होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ये बात आपको समझना है। अब देखिए जो मेन पॉइंट है वो आपको ये कंसीडर करना है, आपको ये कंसीडर करना है कि जो डेंड्रॉन होता है, देखिए डेंड्रॉन हो गया, सेल बॉडी हो गया और ये एक्सॉन हो गया। डेंड्रॉन में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है सेंट्रीपिटल। ठीक है, और एक्सॉन में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब आप कहोगे कि ये कौन सी पनौती आ गई, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। सो आपको ऐसे समझना है कि जो डेंड्रॉन होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं, क्योंकि इनके पास न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर होते हैं, और वो नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, इसलिए यहाँ पे इम्पल्स कंडक्शन सेंट्रीपिटल होता है। जबकि एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं, है कि नहीं। एक्सॉन क्या कर रहे हैं, एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे कंडक्शन कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। ओके, इज इट क्लियर।
ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा डेंड्रॉन क्या है, सेल बॉडी क्या है और एक्सॉन क्या है। निसल्स ग्रेन्यूल डेंड्रॉन में भी होंगे, सेल बॉडी में होंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल नहीं होंगे। ये सेल बॉडी का जो पोर्शन जहाँ पे सेल बॉडी जहाँ से एक्सॉन में टर्मिनेट होता है, इस पार्ट को हम लोग एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, ठीक है, एक्सॉन हिलॉक। ये हालांकि है नहीं, तो बस आप इतना समझते रहिए कि व्हाट इज़ द एक्सॉन हिलॉक। तो ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। देखिए, जो कनेक्शंस होते हैं न्यूरॉन के, वो दो तरीके के होते हैं। नर्व टू नर्व जंक्शन होता है एक, और एक होता है नर्व टू मसल जंक्शन। तो यहाँ से तो देखिए, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है, और एक्सॉन टर्मिनल से एक और न्यूरॉन स्टार्ट होगी, तो उन दोनों के बीच के जंक्शन को हम नर्व टू न्यूरॉन जंक्शन कहेंगे। लेकिन आपको पता है कि न्यूरॉन टू मसल जंक्शन भी होता है, हमने मसल कंट्रैक्शन में पढ़ा था इसको। तो ये कोलेटरल फाइबर्स होते हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। ये कोलेटरल फाइबर्स जाके, यहाँ पे भी सिनेप्सेस हैं, ये जाके कहाँ पे टर्मिनेट होंगे, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। सो दो जंक्शन हो गए, एक नर्व टू नर्व जंक्शन हो गया और एक मोटर एंड प्लेट हो गया। नर्व टू मसल जंक्शन को मोटर एंड प्लेट कहते हैं। तो हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स दो जगह पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स दो जगह पाए जाते हैं, एक तो डेंड्रॉन पे पाया जाता है और एक पाया जाता है सार्कोलेमा पे, ठीक है। क्योंकि नर्व टू नर्व एक दूसरे से जो जुड़ी है, वो एक न्यूरॉन की सिनेप्स होगी और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन होगा। तो सिनेप्स से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ और डेंड्रॉन के पे उसके रिसेप्टर होंगे न्यूरोट्रांसमीटर के। और जब न्यूरॉन टू मसल जंक्शन देखेंगे, मोटर एंड प्लेट देखेंगे, तो इसके यहाँ पे जो नर्व टर्मिनल है सिनेप्स किससे जुड़ा रहेगा, ठीक है, सार्कोलेमा से। तो सार्कोलेमा पे भी न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर होते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये कि डेंड्रॉन जो है इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लेके आता है और एक्सॉन इम्पल्सेस को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है। दूसरी चीज़ ये कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, जबकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, उनके दो डिविजन्स हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमस। सोमैटिक में सीएनएस स्केलेटल मसल को इम्पल्स भेजता है और पेरिफेरल नर्व सिस्टम में सीएनएस इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स को इम्पल्स भेजता है। इज इट क्लियर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। तो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, देखिए न्यूरॉन्स कई तरीके के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला हो गया ए पोलर न्यूरॉन, सबसे सिंपलर न्यूरॉन होता है ए पोलर, ओके। दूसरा हो गया यूनिपोलर, तीसरा हो गया बाईपोलर, ठीक है। चौथा हो गया स्यूडो यूनिपोलर, ये भी है आपकी बुक में, ये मत सोचिएगा कि बॉडी में तो है ही, ये मत सोचिएगा कि बुक में ये है नहीं। और लास्ट है दैट इज़ द मल्टीपोलर। तो न्यूरॉन्स जो कई टाइप के होते हैं, पहला एपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। देखिए एपोलर न्यूरॉन्स का मतलब ओनली सेल बॉडी, केवल सेल बॉडी होता है, देयर इज़ नो डेंड्रॉन, नो एक्सॉन, कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड दिस इज़ प्रेजेंट इन द हाइड्रा। हाइड्रा में ए पोलर न्यूरॉन्स पाया जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। यूनिपोलर का मतलब एक सेल बॉडी और एक पोल पे केवल एक ब्रांच, ठीक है, पोल पे केवल एक ब्रांच, आप उसको एक्सॉन कह लीजिए। और यूनिपोलर होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिपोलर ही होते हैं, ठीक है। बाईपोलर का मतलब सेल बॉडी और दोनों पोल पे एक एक ब्रांच,
ठीक है, देयर आर 2 ब्रांचेस एट ईच पोल। सो बाईपोलर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? रेटिना ऑफ आइज़ में। कहाँ होते हैं? रेटिना ऑफ आइज़ में। कहने का मतलब ये है कि बाईपोलर न्यूरॉन्स में इम्पल्स कंडक्शन 2 तरफ हो सकता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। रेटिना ऑफ आई लाइक रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग आई पढ़ेंगे। स्यूडो यूनिपोलर का मतलब एक सेल बॉडी हो गया और एक ही पोल से 2 ब्रांचेस, एक ही पोल से 2 ब्रांचेस। स्यूडो यूनिपोलर का मतलब समझिए, एक सेल बॉडी हो गया और एक ही पोल से 2 ब्रांचेस निकली हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। और इसका एग्जाम्पल है, जब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा इसका एग्जाम्पल, दैट इज़ द डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, ठीक है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन आगे हम लोग देखेंगे। और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, लाइक जैसे अभी हमने बनाया था इस तरीके का न्यूरॉन, ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ये इस तरीके से हो गए, दिस इज़ द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जिनमें एक्सॉन हो गया और ढेर सारे डेंड्रॉन हो गए और एक सेल बॉडी हो गया। सो दिस इज़ द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स वी कैन से जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स वगैरह में पाए जाते हैं, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? दैट इज़ द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ओके, और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ होती हैं? हमने अभी अभी आपको बताया था, क्रैनियल नर्व्स हो गए, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जितनी भी न्यूरॉन्स हैं, क्रैनियल नर्व्स वगैरह हो गई, वो क्या है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। नॉन माइलिनेटेड कहाँ है? ये भी हमने आपको बताया, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरॉन्स हैं वो क्या हैं? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो कहने का मतलब है सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। ओके, तो ये देखिए नेक्स्ट, एपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन। बी अटेंटिव, जितनी भी चीज़ें आज तक आपको नर्व इम्पल्स कंडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें डाउट करती हैं, आज आप एकदम पूरा डाउट क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल एकदम सिंपल मैनर में हम समझाएंगे और सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, पहली चीज़ हम यहाँ पे, दैट इज़ द जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है और कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले छोटी छोटी बातों को एकदम ध्यान से समझना है। हमारे न्यूरॉन्स में, ठीक है, 3 टाइप के चैनल होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, स्किप नहीं करना है, देखना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। 3 टाइप के चैनल होते हैं। पहला होता है लीकेज चैनल, दूसरा होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। आप कहोगे एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी में जो लिखा है मैं उसको रटवा सकती हूँ, लेकिन एक बार मैं बता दूंगी तो एनसीईआरटी का सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो बी अटेंटिव और बहुत अच्छे से इसको देखिए। और तीसरा होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। इन तीनों का रोल देख लेते हैं हम लोग। जो लीकेज चैनल है वो दो टाइप के हैं। पहला सोडियम लीकेज चैनल और दूसरा पोटेशियम लीकेज चैनल। पोटेशियम लीकेज चैनल बहुत ज़्यादा होते हैं, सोडियम लीकेज चैनल थोड़े कम होते हैं। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल भी 2 तरीके के होते हैं, एक सोडियम VGIC वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और दूसरा होता है पोटेशियम VGIC, ठीक है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ये देखिए, जितने लीकेज चैनल और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये दोनों डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप कहोगे डिफ्यूजन का मतलब ये आयंस को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेके जाएंगे। सिवाय इसके पंप क्या करेगा? लोअर से आयन को हायर कॉन्सेंट्रेशन तक लेके जाएगा।
दो चीज़ समझ में आ चुकी है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, जितना मैं बता रही हूँ बी अटेंटिव, आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे आज के बाद, इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो देखिए अब हमने क्या बताया कि ये दोनों डिफ्यूज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, ज़्यादा से कम की तरफ आयन का मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ चैनल और गेट, तो वो क्या होगा, फैसिलिटेड होगा। लेकिन ये आयंस को कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाएंगे, तो कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाएंगे तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलिए अब हमें ये समझना है कि हमारी एक न्यूरॉन है, ठीक है, हमारी एक न्यूरॉन है। मान लीजिए मैंने एक न्यूरॉन बना दिया, दिस इज़ द न्यूरॉन, और न्यूरॉन का ये एक्सॉन बना दिया मैंने, ये मैंने एक्सॉन बनाया है, ठीक है, ध्यान से समझना है। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हो, एक्सोलेमा कहते हो, ठीक है, और इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को आप एक्सोप्लाज्म कहते हो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, एक्सोप्लाज्म कहते हो। इस पूरे उसमें टॉपिक में हम लोग देखिए कई चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे डीपोलराइजेशन, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स, ठीक है। चौथा हम पढ़ेंगे रीपोलराइजेशन, और पांचवी प्रोसेस है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, प्लीज़ बी अटेंटिव और ध्यान से देखते रहिए। इस 5 पार्ट में हमने इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर दिया। 1 बाय 1 हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, रीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन। अब देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम लोग पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइज्ड स्टेट। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज पोलराइज्ड स्टेट। बहुत ध्यान से आप इसको समझना कि एक अगर हमने एक्सॉन बना दिया, जब यहाँ पे कोई इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई स्टिमुलस नहीं है, तो ये एक्सॉन रेस्टिंग स्टेज में होती है। और इस रेस्टिंग स्टेज के लिए, इस रेस्टिंग स्टेज में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए पहला क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको पोलराइज्ड स्टेट को हटा रही हूँ। मेम्ब्रेन, देखिए रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है कि नहीं भाई। देखिए सेल के बाहर जो भी चीज़ें हैं उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। रेस्टिंग स्टेज में व्हेन देयर इज नो इम्पल्स कंडक्शन, or we can say when there is no any stimulus outside, so nerve axon is in resting stage। तो यहाँ पे होता क्या है, रेस्टिंग स्टेज में ECF में सोडियम आयन बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्सोप्लाज्म। यहाँ पे सोडियम आयन काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। सोडियम आयन बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे सोडियम आयन कम होते हैं। यहाँ पे पोटेशियम आयन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे पोटेशियम आयन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम आयन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम आयन यहाँ पे कम होते हैं एक्सोप्लाज्म में, ठीक है। हमें पता है कि इसमें सोडियम, जो सेल के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ आपको ये जानना है कि रेस्टिंग स्टेज में क्लोराइड आयन ECF में ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कंपेयर टू वी कैन से एक्सोप्लाज्म। तो याद रखना सोडियम क्लोराइड आयन, सोडियम क्लोराइड ECF में ज़्यादा होते हैं, सेल के बाहर सोडियम क्लोराइड आयन ज़्यादा होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि पहली लाइफ की ओरिजिन कहाँ हुई थी, ओशियन में, ओशियन वाटर में। मतलब मान लीजिए ये ओशियन वाटर है और यहाँ पे पहली लाइफ जो बनी, तो जो बाहर क्या है, बाहर सॉल्टी कंडीशन है, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है। आज भी हर सेल के बाहर वही स्टेट मेंटेन है, मतलब हमारी बॉडी की हर एक सेल के बाहर सॉल्टी मीडियम है। दैट मीन्स कि सोडियम क्लोराइड बाहर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन कम होता है, क्लोराइड आयन, ये देख लीजिए। अब क्या होता है रेस्टिंग स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में लीकेज चैनल, अभी हमने बताया था लीकेज चैनल, वो काम करते हैं। लीकेज चैनल में सोडियम, पोटेशियम और क्या होते हैं, क्लोराइड लीकेज चैनल भी होते हैं। लीकेज चैनल क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक उनका आयन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे।
तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा कि सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। लीकेज चैनल हो गया ये सोडियम लीकेज चैनल की हेल्प से, और ये पोटेशियम लीकेज चैनल। और क्लोराइड कहाँ से कहाँ आएगा भाई? बाहर से अंदर की तरफ आएगा। क्लोराइड बाहर से अंदर की तरफ आएगा। देखिए डिफ्यूजन हो रहा है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो रेस्टिंग स्टेज में मेरी बात एकदम ध्यान से समझना है क्या होता है। रेस्टिंग स्टेज में बाहर की तरफ नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है, और अंदर की तरफ चार्ज नेगेटिव होता है। अंदर की तरफ जो है चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। जब इसे हम किसी वोल्ट में मेज़र करते हैं तो ये चार्ज होता है -70 मिली वोल्ट। -70 किसके रिस्पेक्ट में आया? अंदर का चार्ज। अंदर का चार्ज कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। सो वी कैन से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट होता है। अब ये क्यों होता है, क्यों ये मेंटेन होता है, इसको हम समझेंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि रेस्टिंग स्टेज में जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन एज कंपेयर टू द सोडियम आयन। बात समझ में आ रही है? मतलब जो पोटेशियम आयन है वो अंदर से बाहर ज़्यादा जाएगा, सोडियम आयन बाहर से अंदर कम आएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जो सोडियम लीकी चैनल होते हैं उसके कंपैरिजन में पोटेशियम लीकी चैनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन किसके लिए ज़्यादा परमिएबल हुई? पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल हुई। तो रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम आयन काफ़ी ज़्यादा बाहर चले जाएंगे एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन, बिकॉज पोटेशियम आयन लीकी चैनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा बाहर चला गया, सोडियम कम ही अंदर आया। ठीक है, सोडियम कम अंदर आया और रेस्टिंग स्टेज में क्लोराइड आयन भी अंदर आएंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि नेट चार्ज बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ड्यू टू द पोटेशियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि रेस्टिंग स्टेज किसकी वजह से होता है, तो दैट इज़ ड्यू टू द पोटेशियम आयन, क्योंकि ज़्यादा पोटेशियम आयन अंदर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अकेला पोटेशियम आयन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। सोडियम आयन अंदर आ रहा है, चार्ज अंदर आ रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर चला गया। दूसरा रीज़न क्या होता है कि अंदर का चार्ज नेगेटिव क्यों है? ठीक है, क्योंकि क्लोराइड आयन अंदर आ रहे हैं, और अंदर एक्सोप्लाज्म के अंदर कुछ फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ मेंटेन हुआ। और इसके अलावा कुछ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी होती हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी अंदर होती हैं। तो जो कुछ क्योंकि फॉस्फेट और प्रोटीन्स ये लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दे कैन नॉट क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, दे कैन नॉट मूव आउटसाइड। सो अंदर का चार्ज क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहला पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि कम सोडियम आयन अंदर आया और ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर आया गया। तो रेस्टिंग स्टेज में एक्सोनल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि पोटेशियम लीकी चैनल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बताओ मुझे कि जो क्लोराइड आयन है वो बाहर से अंदर आया और फॉस्फेट और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी अंदर हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? -70 मिली वोल्ट। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो चलिए मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ है, हमने अभी आपको बताया था कि एक और चैनल होता है VGIC, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। 2 VGIC मैंने बताया, एक सोडियम VGIC और दूसरा पोटेशियम VGIC। प्लीज़ एकदम ध्यान से इसको समझिए। देखिए जो सोडियम VGIC है ना, क्योंकि ये वोल्ट पे डिपेंड करता है, इनकी ओपनिंग और इनकी क्लोजिंग दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द वोल्टेज। ठीक है, इसलिए इस चैनल को हम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सोडियम चैनल कब ओपन होता है, कितने वोल्ट पे ओपन होता है। तो सोडियम चैनल ओपन होता है, कब ओपन होता है? ओपन होता है -55 मिली वोल्ट पे, -55 मिली वोल्ट पे, और ये क्लोज हो जाता है -30 मिली वोल्ट पे।
ये कब क्लोज होता है? -30, -45 से लेके -30 ऐसा माना जाता है, बट आई एम कंसीडरिंग दिस वैल्यू -30 मिली वोल्ट पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती हैं? वोल्टेज पे डिपेंड करती हैं, इसीलिए इनको हम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कहते हैं। पोटेशियम आयन चैनल ओपन होता है -30 मिली वोल्ट पे और ये क्लोज होता है -90 मिली वोल्ट। अब आप कहोगे ये -90 क्या हो गया? समझना है, हर एक चीज़ को मैं समझाऊंगी, ठीक है? आपको बस अटेंटिव होके देखना है। तो सोडियम VGIC ओपन होता है -55 पे, क्लोज होता है -30 पे। पोटेशियम VGIC -30 पे ओपन होता है, क्लोज होता है -90 पे। अब देखिए, एक टर्म होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग समझेंगे कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है। देखिए, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस या मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस विच कैन और वी कैन से कि जो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब दैट वैल्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके, थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना होगा ये हम लोग अभी देखेंगे, एकदम ध्यान से इस चीज़ को समझते रहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है। तो यहाँ पे हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए क्या है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। मैं ये एक एक्सॉन बना रही हूँ और मैं एक एक्सॉन नहीं, मैं कई एक्सॉन बना रही हूँ। एक ही डायग्राम में आप इसको समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे 4-4, 5-5 एक्सॉन बना दिया। मैंने यहाँ पे 4-5 एक्सॉन बना दिया है, आपको इस चीज़ को समझना है। तो चलिए 1 मिनट, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 एक्सॉन बना दिया है। बस आप इस डायग्राम पे फोकस करना, प्लीज़ स्किप नहीं करना। इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए 1 2 3 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया है। क्या क्या होने जा रहा है इसको हम समझते हैं। पहली चीज़, ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है। When there is no generation of any impulse, we can say there is a resting membrane potential. Resting membrane potential का मतलब अंदर चार्ज कितना है जल्दी बताओ? -70, -70, -70, -70। और वो किसकी वजह से है? आई हैव टोल्ड यू, अभी अभी हमने आपको बताया कि लीकी चैनल, ठीक है? पोटेशियम ज़्यादा बाहर चला जाता है, सोडियम कम अंदर आ पाता है। ओके, और मैंने बताया था क्लोराइड आयन अंदर आते हैं, अंदर निगेटिवली चार्ज फॉस्फेट है और प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से ये -70 है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ये आप समझते रहिए। देखिए देखिए होता क्या है, हुआ ये कि यहाँ पे आया आपका कोई स्टिमुलस, यहाँ पे आया एक स्टिमुलस। जब ये स्टिमुलस यहाँ पे आया ना, तो मान लीजिए कि -15 मिली वोल्ट का स्टिमुलस यहाँ पे आया, सॉरी 15 मिली वोल्ट का स्टिमुलस यहाँ पे आया, ठीक है? देखिए, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, हमने कहा था कि एक ऐसी वैल्यू जो नर्व इम्पल्स के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। और वो मिनिमम वैल्यू जो नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सकती है, उसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो एक ऐसा इम्पल्स, देखिए थ्रेशोल्ड वैल्यू की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू का जो वैल्यू होता है वो -55 मिली वोल्ट होता है। क्या होता है? -55 मिली वोल्ट, -55 मिली वोल्ट। अब हमने एक स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस कितने का है जल्दी बताओ? +15 होना है, +15 से ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। तो जो +15 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पे ये जब दिया हमने तो -70 से ये चार्ज अंदर का घट के कितना हो गया? -55 मिली वोल्ट। कितना हो गया जल्दी बताओ? जब ये चार्ज -55 मिली, मतलब हमने एक नर्व को क्या किया? एक्साइट किया। ये चार्ज जब -55 मिली वोल्ट हो गया, मतलब नाउ इम्पल्स कैन जनरेट
कैन बी जनरेटेड। अब इम्पल्स जनरेट हो सकती है क्योंकि -55 मिली वोल्ट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे -55 मिली वोल्ट का चार्ज डेवलप कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस 15 मिली वोल्ट का आया। ओके अब क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, -55 मिली वोल्ट के चार्ज पे सोडियम आयन चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये सोडियम गेटेड आयन चैनल -55 पे ओपन हुआ और सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब सोडियम आयन अंदर आना शुरू हुआ, जल्दी से देखिए, अभी यहाँ पे जब अंदर आया ना, सोडियम आयन अंदर आना शुरू हुआ, इसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब क्योंकि -55 मिली वोल्ट ही वो वैल्यू है जिस पे हम कहते हैं कि सोडियम आयन चैनल क्या हुआ, ओपन हो जाता है और सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और जब सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आने लग जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। क्यों डीपोलराइजेशन कहते हैं, क्योंकि अब अंदर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव में आने लगता है और बाहर चार्ज कैसा होने लगता है, नेगेटिव। तो मान लीजिए जब सोडियम आयन चैनल यहाँ पे ओपन हुआ तो अंदर का चार्ज क्या हो गया, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव में हो गई और बाहर वैल्यू अभी नेगेटिव में ही, अब वैल्यू बाहर की क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो मेम्ब्रेन अब भी पोलराइज्ड है लेकिन रिवर्स मैनर में पोलराइज्ड है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ, सोडियम आयन इनफ्लक्स की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, सोडियम आयन इनफ्लक्स की वजह से हुआ डीपोलराइजेशन। बहुत ध्यान से इसको समझना है। जब सोडियम आयन अंदर आया तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, डीपोलराइजेशन। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे सोडियम आयन अंदर आने लग गया ना, यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया +30 का। कितने का, +30। जब अंदर का चार्ज क्या होने लग गया, अंदर पॉजिटिव होते 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 वैल्यू कितनी आ गई, +30 आ गई। मतलब ये पोर्शन है वो क्या हो गया, एक्साइटेड। न्यूरॉन का ये पोर्शन एक्साइटेड हो गया। भाई ध्यान से समझना है इसको, यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हो चुकी है, ये डीपोलराइज्ड हो गया। लेकिन अभी तो ये क्या है, ये तो अभी रेस्टिंग है। आगे वाली सब -70 है, ये अभी क्या है, रेस्टिंग है। बहुत अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये चार्ज, मेरी बात ध्यान समझना है, जैसे ही +30 आया, वो +30 पे आपको पता है कि सोडियम आयन चैनल क्लोज हो जाते हैं। सोडियम VGIC क्या हो जाते हैं, क्लोज। बिल्कुल कहानी की तरह समझिए, जब सोडियम VGIC क्लोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओपन कौन होगा, पोटेशियम VGIC ओपन हो जाएगा। भाई पोटेशियम VGIC ओपन हो जाएगा तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाने लग जाएगा। सोडियम अभी अंदर ही है, पोटेशियम कहाँ जाने लग जाएगा, अंदर से बाहर जाने लग जाएगा। बहुत अच्छे से इसको आपको समझना है, मेरी बात एकदम बहुत फोकस करके देखना है कि जैसे ही ये तो डीपोलराइज्ड हो गई, लेकिन ये अभी इधर आगे वाला जो है वो क्या है, वी कैन से कि ये पोलराइज्ड है। यहाँ पे चार्ज -70 है, ठीक है। और जैसे ही +30 मिली वोल्ट पहुँचा, ओके, वैसे ही सोडियम VGIC बंद हो जाएगा और पोटेशियम VGIC ओपन हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम VGIC ओपन होता है 30 मिली वोल्ट पर, +30 मिली वोल्ट पर। और जब +30 मिली वोल्ट आएगा तो पोटेशियम गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाएगा और पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। सोडियम अंदर है, देखिए ढेर सारा सोडियम आयन अंदर है, अब पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा ना, तो पोटेशियम तब तक बाहर जाता रहेगा जब तक बाहर पॉजिटिव ना हो जाए और अंदर का वोल्ट -90 ना हो जाए। अंदर कितना हो जाए, -90 ना हो जाए। तो अंदर देखिए पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम क्लोज होता है, पोटेशियम VGIC क्लोज होता है -90 पे, ठीक है। तो देखिए पोटेशियम आयन अब यहाँ पे +30 पे सोडियम क्लोज हो गया, पोटेशियम ओपन हो गया, पोटेशियम बाहर जाने लगा। और पोटेशियम कितना बाहर जाएगा, -90 अंदर चार्ज हो जाएगा, तो ये पोटेशियम क्या हो जाएगा, पोटेशियम भी क्लोज हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो -30 है ना, पहले इसको समझते हैं, +30 है ये। अब देखिए इसको तो एक्साइट किया था, इसको +30 वी कैन से कि यहाँ पे स्टिमुलस मिला था, तब तो +30 आया।
लेकिन +30 वाला अगले वाले को एक्साइटेड करेगा, मतलब ये इसको पोलराइज्ड करेगा, डिपोलराइज्ड करेगा, ये इसको करेगा, इस तरीके से। मतलब इसको पोलराइज्ड डिपोलराइज्ड किसने किया था, इसको एक्साइट किसने किया था, किसी स्टिमुलस की वजह से, लेकिन ये अपने आगे वाले को डिपोलराइज्ड करेगा। जब ये अपने आगे वाले को डिपोलराइज्ड करेगा तो ध्यान से समझिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ये चला गया +30 यहाँ हो जाएगा और प्लस ये वाला डिपोलराइज्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज सर्किट फॉर्म में ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। इसी वी कैन से इस इम्पल्स के ट्रांसमिशन को हम लोग, या हम कह सकते हैं चार्जेस के ट्रांसमिशन को ही कहते हैं नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। ये इसको डिपोलराइज्ड करेगा, ये इसको डिपोलराइज्ड करेगा, ये इसको डिपोलराइज्ड करेगा। तो मान लीजिए इसने इसको डिपोलराइज्ड किया तो आगे वाला क्या हो गया, डिपोलराइज्ड हो गया। लेकिन पीछे वाला क्या हुआ है, ये हाइपर पोलराइज्ड है, -90, ये हाइपर पोलराइज्ड है। ध्यान से समझिए। अब यहाँ इम्पल्स यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पे +30 है, लेकिन पीछे -90 है। -90 को हम लोग कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड। किसकी वजह से हुआ है ये हाइपर पोलराइजेशन, पोटेशियम VGIC की वजह से हुआ, पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से हुआ है। पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा बाहर चले गए हैं, ठीक है, और क्योंकि पोटेशियम VGIC -90 पे ही क्लोज होते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। तो पोटेशियम ज़्यादा बाहर चले गए तो यहाँ पे -90 हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये डीपोलराइज्ड है, ये अभी पोलराइज्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये पोलराइज्ड है, और ये क्या हो गया, हाइपर पोलराइज्ड हो गया, ठीक है, ये हाइपर पोलराइज्ड हो गया। अब ये फिर से इसको डिपोलराइज्ड करेगा, ये इसको डिपोलराइज्ड करेगा, इस तरीके से। एक बात बताओ मुझे, ये -90 किसकी वजह से हुआ, पोटेशियम आयन इफ्लक्स की वजह से हुआ है। और डिपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ, सोडियम आयन इनफ्लक्स की वजह से हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ हमें समझना है कि ये पहले हाइपर पोलराइज्ड होगा। हाइपर पोलराइज्ड का मतलब -90, लेकिन ये आना इसको फिर से रेस्टिंग स्टेज में ही है। -90 से ये फिर -70 आ जाएगा बाद में। -90 से ये देखिए बाद में फिर से क्या हो जाएगा, -70 हो जाएगा। -70 ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन है। अब जब ये -90 से -70 आएगा तो इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, मतलब अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो गया, मेंटेन हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन। लेकिन -90 होने का सिग्निफिकेंस क्या है, -90 हुआ क्यों, जब अगेन -70 ही आना है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर ये -70 हो जाता है, डायरेक्टली -70 हो जाता, तो ये चार्ज तो इधर, ये इसको +30 इसको भी तो डिपोलराइज कर सकता था, वापस से इसको एक्टिवेट कर सकता था। तो चार्ज वी कैन से इम्पल्स का कंडक्शन बाई डायरेक्शनल ना हो, इम्पल्स का कंडक्शन बाई डायरेक्शनल ना हो, इस वजह से इसको हाइपर पोलराइजेशन होना पड़ता है, हाइपर पोलराइज्ड होना पड़ता है। ये इसका सिग्निफिकेंस है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इम्पल्स का कंडक्शन बाई डायरेक्शनल ना हो जाए, इसलिए हाइपर पोलराइजेशन होना पड़ता है। आप एक बात बताओ कि ये अगर हाइपर पोलराइज्ड हो गई है तो वापस से फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन में कैसे आएगी, -90 से -70 कैसे आएगी, -90 से -70 आएगी, वो आपका सोडियम पोटेशियम पंप किस काम आएगा, सोडियम पोटेशियम पंप किस काम आएगा, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा भाई, देखो ये रेस्टिंग स्टेज में तभी आएगा अगर आपको वापस से कोई इम्पल्स जनरेट करना है, तो इसका तो -70 होना ज़रूरी है जो -90 हुआ है। तो -70 कब आएगा, तभी जनरेट हो पाएगा जब अंदर का सोडियम बाहर जाए और बाहर का पोटेशियम अंदर आए, अंदर का सोडियम बाहर जाए और बाहर का पोटेशियम, क्योंकि देखिए जो सोडियम बाहर था वो तो अंदर पड़ा हुआ है ना, इनफ्लक्स के बाद वो कब बाहर गया, क्या नहीं गया, और जो पोटेशियम बाहर पड़ा हुआ है वो, जो पोटेशियम अंदर था वो बाहर पड़ा हुआ है। तो अगली नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होगी, इन दोनों को अपने प्रॉपर प्लेस पे तो लाना होगा। इन दोनों को अपने प्रॉपर प्लेस पे कौन लाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम, हमने पढ़ा है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम का इफ्लक्स करता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है। क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाएगा, तो सोडियम बाहर ज़्यादा है और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है
है ना। तो कम से ज़्यादा की तरफ सोडियम और कम से ज़्यादा की तरफ पोटेशियम। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी वजह से हुआ भाई, बताइए मुझे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी वजह से मेंटेन है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, ठीक है। अब देखिए -90 जो है वो वापस से किस पे आ जाएगा, -70 पे आ जाएगा ड्यू टू द सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ये सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हुआ है कि नहीं। मैं बस इतने का लिख रही हूँ, मैं बस इतने का लिख रही हूँ। ये किसकी वजह से हुआ, पोटेशियम आयन इफ्लक्स की वजह से हुआ। ये किसकी वजह से हुआ था, सोडियम आयन इनफ्लक्स की वजह से हुआ था। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अब देखिए ये -70 है, ये +30 इसको एक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ +30 हो जाएगा, ये -70 है। और यहाँ पे अगेन जब ये +30 इसको एक्टिवेट किया तो यहाँ पे -90 हो गया ना, सेम वही चीज़। जब +30 इसको एक्टिवेट करेगा तो ये पोटेशियम, क्योंकि +30 पे सोडियम बंद है और पोटेशियम ओपन है। पोटेशियम ओपन है तो ये पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा। पोटेशियम बाहर जाने, यहाँ से देखिए पोटेशियम बाहर जाने लग गया। जब पोटेशियम बाहर जाने लग गया तो यहाँ बाहर ये अंदर का चार्ज -90 हो गया, और ये -90 -70 तो अंदर का चार्ज -90 हो गया। -90 -70 किससे हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। सोडियम 3 सोडियम बाहर जाने लगा, जो अंदर वाला सोडियम है, और जो बाहर वाला पोटेशियम है वो अंदर आने लग गया। ये किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे सोडियम आयन इनफ्लक्स होने लग गया, है ना, सोडियम आयन अंदर आने लगे, और ये अभी रेस्टिंग ही है। तो देखिए ये क्या है, रीपोलराइजेशन है, ये हाइपर पोलराइजेशन है, ये डीपोलराइजेशन है, और ये पोलराइज्ड स्टेट है। ये रीपोलराइजेशन, ये हाइपर, और फिर अब ये इसको एक्टिवेट करेगा। जब ये इसको एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पे +30 हो जाएगा, यहाँ पे -90 हो गया, और ये दोनों सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं इस डायग्राम को, क्या आपने बहुत अच्छे से समझा इसको, ठीक है। क्या हुआ, आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन, बी अटेंटिव। क्या हुआ, यहाँ पे पहले रेस्टिंग था, थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया तो -55 आ गया। -55 में सोडियम VGIC ओपन हो जाएंगे, और सोडियम जब अंदर आने लगेगा चार्ज +30 हो जाएगा। +30 पे सोडियम VGIC बंद हो जाएंगे, पोटेशियम ओपन हो जाएंगे। तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने लगेगा लाइक दिस वन। बाहर पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन में जब सोडियम आया तो अंदर पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ही है पहले। तो ये पॉजिटिव आयन एक सर्किट के तौर पे, एक सर्किट के फॉर्म में ये चार्ज जो है वो ट्रेवल करेगा इस तरीके से। ये जो है वो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी, क्यों -90 होता है, ताकि चार्ज बाई डायरेक्शनल ट्रेवल ना करे। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया, इसको आप एकदम बहुत अच्छे से समझिए। इसको मैं एक डायग्राम से बना देती हूँ। मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बना दिया, यहाँ पे मैंने वोल्ट लिख लिया, ठीक है ना। ये मान लीजिए मैंने 0, और इसके ऊपर हमने ये मैंने 0 लिख लिया, और इसके ऊपर हमने +10 +20 +30 लिख देना है। और यहाँ पे ऐसे करते हुए -10, मान लीजिए मैंने -70 बना दिया, और ये मैंने बना दिया -90, ओके। देखिए -70 रेस्टिंग स्टेज था, -70 क्या था, रेस्टिंग स्टेज। और जब हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया इसको, यहाँ पे मान लीजिए मैंने -55 बना दिया। इधर नेगेटिव में है वैल्यू, इधर पॉजिटिव में है, मिली वोल्ट, ओके। अब ये क्या हुआ, जब हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया तो ये -70 से कहाँ पहुँचा, -55 मिली वोल्ट, -55 मिली वोल्ट पहुँचा। तो ये क्या हो गया, जब -55, ये किसकी वजह से गया, थ्रेशोल्ड वैल्यू इसको हम लोगों ने कहा। जैसे ही -55 गया, सोडियम VGIC ओपन हो गया, सोडियम VGIC, तो सोडियम आयन अंदर आने लगा, और सोडियम आयन तेजी से अंदर आएगा, चार्ज जंप कर जाएगा +30 तक। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ, जल्दी बताइए, सोडियम आयन इनफ्लक्स, सोडियम आयन इनफ्लक्स। +30 पे सोडियम VGIC बंद हो गया, पोटेशियम ओपन हो गया, और जब पोटेशियम VGIC ओपन हुआ तो चार्ज जल्दी से यहाँ पे क्या हुआ, पोटेशियम बाहर जल्दी जाने लगा ना, तो बाहर का चार्ज ज़्यादा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अंदर नेगेटिव। तो अगेन ये आ जाएगा -90 तक, ये -70 से -90। तो देखिए पहले तो हम -70 ही बना दें,
-70। इसको हमने नाम दिया हाइपर पोलराइज। तो हाइपर पोलराइजेशन भी पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से हुआ, और ये तो रिपोलराइजेशन ही है आपका, रिपोलराइजेशन किसकी वजह से है, ये भी पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से। और फिर ये हाइपर पोलराइजेशन फिर आएगा -70। इसको हमने कहा, इसको हम लोगों ने फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आया। ये किसकी वजह से आया बेटा, जल्दी बताओ, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, एकदम ध्यान से इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम ध्यान से समझ लीजिए। और आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे।